नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम 29 मई 2021 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यहां पर करेंगे, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल यहां पर होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर एफर्ट्स यहाँ पर लगाते रहेंगे तो जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जो भी आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है, उसमें आपको जरूर यहाँ पर सफलता मिलेगी। बस हमें करना क्या है, हमें रेगुलर एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर लगाते रहना है, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, आज का जो हमारा कोटेशन लिखा हुआ है कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी मेहनत करने के लिए जो है आपको यहाँ पर ये कोटेशन जो है वो मोटिवेट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, कि आप खूब सारी मेहनत यहाँ पर करो। ठीक है, जीवन में देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर मेहनत करते रहेंगे ना, तो जो चीज़ें भी हमने अपनी लाइफ में यहाँ पर डिसाइड करी हैं कि ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए, उनके मिलने के जो चांसेस यहाँ पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, है ना। जैसे हम कभी किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपसे सब लोग यहाँ पर पूछने आते हैं कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर करी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, है ना। परिवार वगैरह में, रिश्तेदारों के बीच में भी आपकी जो अहमियत यहाँ पर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ये मॉडर्न डेज में यही होता है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर यही चलन है जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि अगर आप कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की कीमत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस सोसाइटी में यहाँ पर रहते हैं कि इंसान की इंसानियत कितनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर काफ़ी कम होती है, और उसका जो रुतबा यहाँ पर होता है, ठीक है, जो भी पोस्ट उसने अपने जीवन में यहाँ पर अचीव करी है अपनी मेहनत से, ठीक है, उसको लोग यहाँ पर ज़्यादा सलाम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी जो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो है डीएम साहब जो है वो यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, तो लोग यहाँ पर इसलिए भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि डीएम साहब यहाँ पर जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को विजिट करने आए हैं। वो कौन है वो मैटर नहीं करता, वो उनकी इंसानियत यहाँ पर कितनी है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि डीएम साहब जो है वो यहाँ पर विजिट करने आए हैं। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें व्याप्त हैं, और इनके अनुसार ही हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, आज एक इंपॉर्टेंट डे है और इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, बेसिकली इसका जो पर्पस था वो ये था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ना हो, इस तरीके से हमें शांति जो है वो पूरे विश्व में यहाँ पर बनाकर रखनी है। ठीक है, तो इसको 29 मई 2021 को हर साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका बेसिक पर्पस यहाँ पर ये होता है कि हम ट्रिब्यूट दे सकें उन सभी जो मैन हैं, वुमेन हैं, जिन्होंने यहाँ पर मानवता के लिए, है ना, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, जहां पर वॉर जैसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई है, वहां पर किस तरीके से शांति लेकर आनी है, तो उस तरीके की जो चीजें होती हैं उनके लिए बहुत सारे हमारे देश के भी जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी है। बाकी दूसरी कंट्रीज हैं उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे आप लोग पता है सभी को कि एक ब्लू हेलमेट्स यहाँ पर आर्मी है। ठीक है, तो ब्लू हेलमेट्स बेसिकली ये जो पीस कीपिंग्स यहाँ पर फोर्स होती है यूनाइटेड नेशन की, इसी को हम यहाँ पर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द कॉज ऑफ पीस। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सर्विस के दौरान जिन्होंने अपनी भी यहाँ पर जान गंवाई है, उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे पर जो है वो याद कर रहे हैं। ठीक है, 2021 का जो डे यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। आज के टाइम पीरियड पर जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके पास यहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल है कि वो पीस और सिक्योरिटी को यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, और पीस कीपिंग के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर टारगेट को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर दर्शाती हुई यहाँ पर आपको इस बार की थीम देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एक आर्टिकल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जीएसटी काउंसिल में जिस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही थी कि इस तरीके की चीजें होंगी, है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कई सारे लोगों को यहाँ पर ये लगा था कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सप्लाईज है, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो, है ना, पीपी किट के बारे में हो,
जिसमें यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, जिसमें अलग अलग तरीके के जीएसटी रेट्स यहाँ पर लग रहे थे। जैसे वैक्सीन के बारे में देखेंगे तो आपको वैक्सीन अगर आप खरीदोगे तो उसमें आपको 5% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है ये 12% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। पहले ज्यादा लगता था, ये रिड्यूस्ड प्राइस है, लेकिन ये इस जीएसटी में यहाँ पर जो मीटिंग यहाँ पर हुई है ना, इसमें डिसाइड नहीं किए गए। ये पहले रिड्यूस कर दिए गए थे, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर लोगों की उम्मीद ये थी कि जीएसटी काउंसिल जो है ये जीएसटी जो है वो यहाँ पर स्क्रैप करेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि इसको मना कर दिया है। और इन्होंने ये बोला है कि जीएसटी काउंसिल में कि जीएसटी काउंसिल के लिए यहाँ पर एक जो है वो कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और आगे यहाँ पर जो भी कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर सप्लाईज होती हैं उनमें किस तरीके के टैक्स की छूट होनी चाहिए, कितना टैक्स यहाँ पर लगाना चाहिए, उन सब लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि 8 जून तक आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आप सबमिट करिए। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पुट ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। और ये जो जीएसटी काउंसिल यहां पर मीटिंग हुई है, ये 43rd मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। करीब 8 महीने के बाद ये जो सेशन है ये आपको यहां पर देखने को मिला। जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट का यहाँ पर वोटिंग अधिकार होता है वो 2/3 यहाँ पर होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका अधिकार जो है वो 1/3 होता है। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होती हैं, ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और उसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि जो भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसमें रोटेशन बेसिस पे वो आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन जो रूल्ड स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया, इन सभी लोगों ने डिमांड यहां पर किया था कि जीएसटी जो है कोविड रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उन पे स्क्रैप करना चाहिए, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं हुई। दूसरी बात, म्यूकोमाइकोसिस जो यहाँ पर बीमारी है उस पे जो आईजीएसटी यहाँ पर लगता था 12% का, उसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है। तो म्यूकोमाइकोसिस जो यहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो 12% का जो यहाँ पर आप यहाँ पर ये आईजीएसटी यहाँ पर देते थे, तो ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ये कम हो गया है ना, हटा दिया गया है इसको। तो अब जो दवाइयों के दाम होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये म्यूकोमाइकोसिस के लिए जो है वो यहाँ पर ये डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि मिनिस्टरियल ग्रुप टू रिव्यू डिमांड्स फॉर जीएसटी रिलीफ ऑन कोविड-19 एसेंशियल बाय जून 8। ठीक है, वो रिपोर्ट आप यहाँ पर सबमिट करिए। और एंटिटीज परचेसिंग गुड्स फॉर डोनेशंस टू गेट जीएसटी एग्जम्पशन ऑन इंपोर्ट ऑफ कोविड-19 मटेरियल। ठीक है, उसके बाद सेंटर टू रेज 1.58 लाख करोड़। अब क्या होता है कि जीएसटी का जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो भी फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है उनके बेसिस पे जीएसटी का जो पैसा है वो स्टेट को दिया जाता है। तो कई सारे लोगों के ड्यूज जो है वो बचे हुए हैं, और आप सभी को पता है कि जो हेल्थ यहाँ पर होता है वो स्टेट लिस्ट में आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो स्टेट को खुद अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बियर करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि उनको पैसा मिलेगा तभी तो होगा। तो सेंटर ये कह रहा है कि भाई हम 1.58 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेज करेंगे, ताकि कंपनसेशन वगैरह जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, स्पेशल सेशन प्रपोज टू डिसाइड जीएसटी कंपनसेशन सेस लिवाई एक्सटेंशन बियॉन्ड जुलाई 2022। उसके लिए एक स्पेशल सेशन जो है वो आगे यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो ये एक मीटिंग का एक ओवरव्यू है। इन फ्यूचर यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह भी आएंगे, तो उनके बारे में भी हम इन फ्यूचर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है आज का हमारा एजेंडा जिसके बारे में हमको डिस्कशन यहाँ पर करना है। ये जो पर्टिकुलर पेपर होता है ये हर सैटरडे को आता है, और ये इसको हम ग्राउंड जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर एक लोकल एरिया को कवर किया गया है, चेन्नई को। तो चेन्नई में कोविड-19 के क्या क्या केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, नई गवर्नमेंट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि तमिलनाडु के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, कि ये आपके एसएसबी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोविड-19 के केसेस की क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर किस तरीके से है ना प्लानिंग करी गई है कि कोविड-19 को टैकल किया जाएगा। तो प्लान यहाँ पर क्या है, उन सब चीजों के बारे में काफी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहाँ पर बातें करी जा रही है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर होता है वो क्या होता है कि सभी लोगों के लिए बनाया जाता है, आम जनता के लिए भी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2, ये नेपाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेपाल जो है, ठीक है, ये हमारे 5 स्टेट्स हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी बॉर्डर को टच करते हैं। यूपी करता है, उत्तराखंड करता है, ठीक है, उसके बाद बिहार करता है, उसके बाद सिक्किम करता है। ठीक है, और उसके बाद जो अगली चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो यहां पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि जो सिक्किम है वो आसाम की बॉर्डर को टच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो डायरेक्टली यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो भी कंट्री वगैरह यहाँ पर न्यूज में देखने को मिले, आप उसको यहाँ पर क्या करिएगा, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 5 स्टेट्स हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये नेपाल की बॉर्डर को यहाँ पर टच करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि केपी शर्मा ओली जी ने जो है वो यहाँ पर उनकी जो लोकसभा है, ठीक है, उसको यहाँ पर भंग कर दिया था, ठीक है। और वहां पर क्या है कि केपी शर्मा ओली जी के साथ पुष्प कमला चहल प्रचंड जी जो है, ठीक है, उनके बीच में और केपी शर्मा ओली जी के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है कि डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहां की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले वो शेड्यूल कर दिए हैं, तब तक केपी शर्मा ओली के पास यहाँ पर पावर आ गई है कोविड-19 को किस तरीके से टैकल करेंगे। तो कल हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली थी, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, डिफेंस मास्टर ऐप पर, ठीक है, मैं आपको जो डीएनए सेशन होता है, द एडिटोरियल एनालिसिस जो करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके पास लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जो डीएनए सेशन है उसका कोर्स भी अवेलेबल है, उस पर आप जाकर उस पर्टिकुलर बैच कोड को यूज करके जो है आप डीएनए सेशन को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरी जो क्लासेस यहाँ पर होती हैं वो डिफेंस मास्टर ऐप पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आपको बताई गई हैं। अब ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो है वो प्रॉफिट के बारे में बात होगी, ठीक है। तो आज के टाइम पीरियड पर देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों ने यहाँ पर एक वेवर के बारे में सुना होगा, ट्रिप्स के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग WTO में, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कहते हैं, वहां पर हम ये बोलते हैं कि भाई जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर ये पेटेंट वगैरह है ना, उनको थोड़ा वेव कर देना चाहिए, वेवर यहाँ पर देना चाहिए। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका वगैरह ने ये बात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर उठाई है। तो इंडिया, भारत की सरकार ये चाहती है कि वेवर मिल जाएगा तो क्या होगा कि अलग अलग जो भी यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो दवाइयां यहाँ पर बनाती हैं वो दवाइयां यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल रहा है कि अब यहाँ पर ये जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो जिन्होंने ये पेटेंट यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, वो फर्म्स ये कहते हैं कि देखिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है और हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, ये रिवेन्यू चाहते हैं। अगर आप इसी तरीके से वेवर वगैरह के बारे में बात करते रहेंगे तो आगे हम मोटिवेट नहीं होंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इस तरीके से पैसा यहाँ पर खर्च करें, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि रिवेन्यू वगैरह तो चीजें आती रहेंगी, लेकिन इंसानियत एक बार खत्म हो जाएगी तो काफी दिक्कतें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, लोगों की जान जा रही है, कई सारी पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर सिचुएशन काफी खराब चल रही है। हमारे प्यारे भारत में भी आप देख सकते हैं कि काफी सिचुएशन आपको यहाँ पर खराब देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी वजह से भारत सरकार और जो अलग अलग यहाँ पर गवर्नमेंट है दूसरी कंट्रीज की, वो यहाँ पर कर रही है कि भाई पेटेंट के ऊपर थोड़ा वेवर मिल जाए ताकि हम लोग दवाइयां बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बना पाए, ठीक है। अब ये जो फर्म्स हैं वो ये कह रही हैं कि आप हमारा नुकसान तो करवा ही रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जीएसटी हटा दो, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीएसटी हटा दीजिए, जो भी यहाँ पर ये कोविड से रिलेटेड यहाँ पर आप सप्लाईज कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स की सप्लाईज कर रहे हो, तब आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि मना कर दिया कि हम यहाँ पर नहीं करेंगे, 8 जून तक हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो ये कैसी बात है कि मतलब आप हमारा नुकसान यहाँ पर चाह रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी को हटाकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाह रही है। तो राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए आज के टाइम पीरियड पर अगर हम लोग केवल मुनाफे के बारे में सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो, तो वो काफी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इस टाइम पर इस तरीके की सिचुएशन जो क्रिएट हुई है हमारे देश में, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें हमें कैपिटलिज्म से बाहर निकलकर सोशलिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि लोगों का बेनिफिट यहाँ पर हो, लोग जिस तरीके से उनकी जान यहाँ पर जा रही है उन सब चीजों को हम थोड़ा सा रोक सकें, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। तो एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्रक्स है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल मैं आपके साथ आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है भाई। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टोक्यो जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर क्या है कि वहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको यहां पर क्या कर दो कि इसको पोस्टपोन कर दो, है ना, या तो इसको कैंसिल कर दो। तो पोस्टपोन करने वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पर नंबर ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर इतना सारा, अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा इवेंट होगा, है ना, इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि बायो बबल वगैरह बनाकर इस तरीके की चीजें करी जाएंगी, लेकिन आईपीएल में अभी हमने देखा कि बायो बबल जो है वो लीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सिचुएशन अगर मान लीजिए कि ओलंपिक्स में यहाँ पर हुई, तो वहां पर तो जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकती है कि प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या मानना है
ठीक है, कि ओलंपिक जो है उनको कैंसिल कर देना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आपसे रीजन जो है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि ये टोक्यो है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे 2016 में, ठीक है, तो 2016 में जो यहां पर हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो रियो में हुआ था, और ये यहां पर जो है वो 31st एडिशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो टोक्यो ओलंपिक जो है ये कौन सा है भाई, ये 32nd एडिशन है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे 2024 में कहां पर ओलंपिक्स होंगे, तो 2024 में जो ओलंपिक्स हैं उसकी जो वेन्यू है वो फाइनल हो चुकी है, पेरिस में होंगे, और 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे वो कहां पर होंगे, वो लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, जब मैं ओलंपिक्स के बारे में बात करता हूं तो मैं यहां पर ये समर ओलंपिक्स के बारे में बात करता हूं। ठीक है, पहली बार कब हुए थे, फर्स्ट एडिशन जो था वो 1896 में हुआ था। कहां पर हुआ था, ये एथेंस में हुआ था जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपके एफकेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो अभी यहां पर क्या हुआ था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने यहां पर क्या हुआ कि पहले जो है, ठीक है, वो डिसीजन यहां पर ले लिया था कि यार देखिए पहले तो 2020 में होने वाला था, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि अब ये 2021 चल रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया था कि इसको पोस्टपोन कर दिया था, है ना, कि भाई ये क्या होगा कि ये जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं हम, और आज तक ना कभी पोस्टपोन नहीं हुआ था। 1896 से अगर हम देखेंगे तो ये ओलंपिक गेम्स होना स्टार्ट हुए, लेकिन कभी पोस्टपोन नहीं किए गए, कैंसिल हुए हैं, लेकिन पोस्टपोन जो है वो 124 ईयर की जो मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है ओलंपिक्स की, इसमें कभी भी यहां पर जो है इसको पोस्टपोन नहीं किया गया था। तो इंटरनेशनल कमेटी ने ये बोल दिया कि हम इसको पोस्टपोन करेंगे, लेकिन यहां पर ये बोल दिया कि भाई जो ये पोस्टपोन यहां पर किए गए हैं तो हमको ना 2021 की समर तक यहां पर जो है ये गेम को यहां पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मतलब अब टाइम यहां पर आ गया है कि हमको ये ओलंपिक गेम्स यहां पर करवाने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अगर हम हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसेन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉसेन जो है ये स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जहां पर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड में यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगली बात यहां पर बोला जा रहा है कि इन्होंने ये बोल दिया कि अब ये 2021 में हो रहा है तो इसको 2021 नाम दे देते हैं। बोले नहीं, 2021 नाम नहीं देंगे, हम इसको यहां पर क्या करेंगे कि इसको ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स टोक्यो 2020 के नाम से ही जानेंगे। अगर ये 2020 में भी यहां पर 2021 में भी अगर होगा तो भी हम इसका नाम यहां पर चेंज नहीं करेंगे, नाम जो रहेगा वो इसका यहां पर आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, पहले भी अगर आप देखोगे तो जैसे अभी हम लोग कोविड-19 के वायरस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, SARS-CoV-2 है ना। तो CoV-1 कब आया था, जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो ये चाइना में 2003 में करीब आपको देखने को मिलेगा। तो 2003 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप था ना वो पहले चाइना में शेड्यूल्ड था, लेकिन वो आउटब्रेक यहां पर हो गया था। आउटब्रेक की वजह से इसको यूनाइटेड स्टेट्स में यहां पर रीलोकेट कर दिया गया था, लेकिन अब कोविड-19 तो हर एक कंट्री में है तो इसको रीलोकेट जो है वो यहां पर नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ओलंपिक जो है वो 3 बार कैंसिल हुए हैं, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर हुआ था, 1914 से 1919 तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 यहां पर चला था। तो 1916 का जो ओलंपिक गेम्स था उसको यहां पर कैंसिल किया गया था, और 1940 एंड 1944 ये 3 ओलंपिक्स थे जिनको यहां पर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर की वजह से यहां पर कैंसिल कर दिया गया था। अब अगर बात करेंगे, अगर हम इस पर्टिकुलर गेम को यहां पर कैंसिल कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जापान को, ठीक है, $15.4 बिलियन का यहां पर टोटल लॉस जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई तरीके की प्रिपरेशन हो गई है, जैसे होटल्स वगैरह की बुकिंग्स यहां पर हो गई हैं, है ना, हाई प्रोफाइल वेन्यूज जो है वो यहां पर रिजर्व कर लिए गए हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए काफी काम यहां पर किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी प्लान यहां पर कर लिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो यहां पर जापान को बहुत ज्यादा यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर इवेंट को यहां पर कंडक्ट करवाते हैं तो उसकी भी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि जापान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एडवांस है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो जापान की टोटल पॉपुलेशन का केवल 2% जो पॉपुलेशन है उसका वैक्सीनेशन अभी तक यहां पर कंप्लीट हुआ है। तो मतलब उनका वैक्सीनेशन भी सही तरीके से नहीं हुआ है, और अगर मान लीजिए कि ओलंपिक के दौरान एक नया स्ट्रेन यहां पर निकलकर सामने आ जाए तो उससे काफी प्रॉब्लम्स जो है वो वर्ल्ड वाइड यहां पर फेस होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका क्या मानना है कि ओलंपिक गेम्स को यहां पर कैंसिल करना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए? अपने रीजन के साथ आप कमेंट सेक्शन में यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने ये टोक्यो 2020 के बारे में बात करी है तो इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर ओलंपिक गेम्स होते हैं ना वहीं पर पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहले ओलंपिक गेम्स होंगे, उसके बाद पैरालंपिक गेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये मैस्कॉट के बारे में क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 होने वाले हैं उसके मैस्कॉट के नाम बताइए। तो पहला जो मैस्कॉट है जो ओलंपिक गेम्स का है वो है मिरेई तोवा, जो कि आपको लेफ्ट में देखने को मिल रहा है ब्लू कलर में, ठीक है। ये समर ओलंपिक गेम्स का यहाँ पर मैस्कॉट है। उसके बाद सुमिति जो है ये आपको दूसरे नंबर पर जो देखने को मिल रहा है, जो राइट में है, ये ऑफिशियल मैस्कॉट है 2020 समर पैरालंपिक्स का, ठीक है। तो ये मैस्कॉट के नाम याद रखिएगा, मिरेई तोवा एंड सोमिति। ये जो है ये 2020 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसके मैस्कॉट के बारे में ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल जो था, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 यहाँ पर समझाया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये बात कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसमें अभी आप सभी को बताया कि आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने जो इनका सरप्लस था, ठीक है, वो किसको दे दिया है, वो गवर्नमेंट को यहां पर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है। कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप ये समझ लीजिए कि मतलब इसमें मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट भी यहां पर बताऊंगा जो आप अपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो काफी अच्छा ये हमारा आर्टिकल होने वाला, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इसको यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप पर आपके सीडीएस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन हो रही है, एफकेट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन हो रही है ना, और एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन टूल किट फॉर एसएसबी इंटरव्यू का जो हमारा कोर्स है, टेरिटोरियल आर्मी, इस तरीके की जो एग्जामिनेशन की यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है आप उनको भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको यहाँ पर बैचेस में इनरोल करना है तो मैं अपना नंबर आपको स्लाइड जो हमारी आखिरी स्लाइड होगी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आरबीआई जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था। कई बार मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, है ना। आरबीआई एक्ट था 1934 का, उसके बेसिस पे हमने फॉर्मेशन यहां पर 1 अप्रैल 1935 को किया। अब यहां पर क्या है कि आरबीआई जो कि हमारा सुप्रीम यहां पर बैंक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो नेशनलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ईयर था 1949 जब इसका नेशनलाइजेशन यहां पर किया गया था। अब उसके बाद यहां पर फर्स्ट हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जो पहला हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो कहां पर था, वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ कि कोलकाता से ये जो हेडक्वार्टर था ये मुंबई में यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। तो कब किया गया, कौन से ईयर में ये शिफ्ट किया गया, ये किया गया आपका 1937 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट गवर्नर के बारे में बात करें कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ये इनका नाम क्या था, इनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए सर ऑसबोर्न स्मिथ। अब ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, है ना, ये नाम भी आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, जो आरबीआई के पहले गवर्नर यहां पर बने थे, ठीक है, इंडिया वाले, ठीक है, इंडिया वालों का नाम यहां पर मैं आपसे बता रहा हूं। तो इनका नाम था सर सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, ठीक है। अब एक चीज आपसे यह भी पूछी जा सकती है कि आरबीआई जो था, ठीक है, आप यहां पर आरबीआई का जो फॉर्मेशन यहां पर हुआ था, ठीक है, वो यहां पर किसके बेसिस पे हुआ था, ठीक है, मतलब एक कमीशन था ना, उसका नाम यहां पर क्या था जिसके बेसिस पे आरबीआई को हमारे देश में यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था भाई, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आप यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि उसका नाम जो है आपको याद रखना है और एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे ना तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो वो था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसके बेसिस पे आरबीआई जो है, ठीक है, उसका यहां पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था आरबीआई को यहां पर स्टेब्लिश करवाने में, ठीक है। ये पाम ट्री है, उसके आगे यहां पर आपको टाइगर जो है इसके लोगो में यहां पर देखने को मिलेगा। तो अभी क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन यहां पर लिया है कि हम जो है 99,122 करोड़ रुपए जो सरप्लस है, मतलब कि अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे बैंक रेट है ना, किसी ने लोन लिया, बैंक को लोन दिया आपने, है ना, उसके बाद सरकारें जो हैं वो भी कभी कभी लोन वगैरह लेती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के एफडीआई में बहुत सारे फायदे वगैरह होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो भी यहाँ पर इनका
प्रॉफिट यहां पर जनरेट हुआ उसमें इन्होंने कुछ अपने पास यहां पर रखा और उसके बाद जो है वो 99,122 करोड़ जो सरप्लस है वो सेंटर को यहां पर देने की कोशिश करी कि सेंटर को जो है वो ट्रांसफर किया। सेंटर जो है वो यहां पर ये सोच रहा था कि करीब हमको 53,511 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो इनको यहां पर ये चीजें मिली हैं वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि सेंटर को डबल यहां पर अमाउंट जो है वो यहां पर देखने को मिला। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी यहां पर आती है तो आरबीआई जो है वो हमेशा अच्छी तरीके से यहां पर काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। अब जो ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है आरबीआई की, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर निकलकर सामने आई थी, तो ये विमल जलान कमेटी थी, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन पर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये चलाया गया था। विमल जलान जी जो थे वो आरबीआई के गवर्नर थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि आरबीआई ने एक कमेटी यहां पर फॉर्म करी थी, है ना, और उसमें गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्ट किया गया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो आरबीआई का यहां पर होना चाहिए और किस तरीके से यहां पर जो आप ये पैसा वगैरह सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो किस तरीके से होगा। तो ये विमल जलान कमेटी ने यहां पर रिकमेंड किया था। और सेक्शन 47 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ये बात करता है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट यहां पर होगा उसमें से जो भी चीजें आपको अपने पास रखनी है उसके बाद आप यहां पर क्या कर सकते हो कि सरकार को वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि सरकार भी आरबीआई में स्टेक होल्डर है और देश की इकोनॉमी को रन कराने में सरकार की अहम भूमिका है। इसलिए जो भी प्रॉफिट यहां पर होगा वो सरकार को यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ आरबीआई को यहां पर कंटिंजेंट रिस्क बफर जो है वो भी यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा कि कभी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो यहां पर खराब होती है हमारे देश में, तो यहां पर ये बोला गया है कि सीआरबी नीड्स टू बी मेंटेन एट अ रेंज ऑफ 5.5% टू 6.5% एट आरबीआई बैलेंस शीट। तो आरबीआई की जितनी भी बैलेंस यहां पर शीट है उसमें जितना भी अमाउंट है उसका 5.5 से 6.5% अपने पास रखना है। उसके बाद यहां पर क्या होगा कि आप उन चीजों को जो है वो यहां पर सरकार को ट्रांसफर कर सकते हो और वही चीज जो है वो अभी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पर क्या है, एक चीज आपको समझनी है कि पहले यहां पर क्या हो रहा था कि जैसे हम अपने सरकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो सरकार का जो यहां पर फिस्कल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, ये यहां पर होता है। अब अगर मान लीजिए कि हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई का जो यहां पर होता है वो होता है आपका 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, कब तक, ये 30 जून तक यहां पर ये पूरा का पूरा काम है जो आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि सरकार ने 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, आरबीआई का अलग तरीके से यहां पर चल रहा है। तो अब यहां पर आप एक चीज समझो कि आरबीआई ने यहां पर ये डिसाइड किया है कि ठीक है भाई, हम लोग भी जो अपना यहां पर ईयर है, ठीक है, जो भी हम फिस्कल ईयर यहां पर लेंगे इसको हम यहां पर क्या करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर हम जो है इसको 31 मार्च जो है अब यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। और आप अगर अभी देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये मई में ही ये चीजें हो गई हैं, ठीक है। आरबीआई ने इतना पहले काम कैसे कर लिया, क्योंकि आरबीआई जो है वो अब यहां पर प्लान कर रहा है कि अपना जो यह फिस्कल ईयर होगा ये 1 अप्रैल से 31 मार्च करेगा। तो जुलाई के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर आप ये टोटल यहां पर देखोगे तो ये टोटल जो है 9 मंथ्स यहां पर मिले। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार का जो इनका फिस्कल ईयर है ना वो 9 महीने में यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर क्या होगा कि अब ये लोग जो है वो 1 अप्रैल से यहां पर अपना ईयर जो है वो यहां पर चला रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज आपको समझनी है। आरबीआई हैज जनरेटेड अ सरप्लस इज ओवर 73% हायर देन व्हाट इट पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12 मंथ पीरियड एंडेड जून 2020। मतलब कि जून 2020 में जो यहां पर चीजें समाप्त हुई हैं उसमें जितना यहां पर इन्होंने सरप्लस जनरेट किया था उसका 73% हायर जो है उन्होंने 9 मंथ में यहां पर जनरेट कर लिया। सो क्वाइट अचीवमेंट है ये, है ना। आप ये समझ सकते हैं इस बात को कि जो काम वो यहां पर 2020 में 12 महीनों में उन्होंने यहां पर किया था वो काम 9 महीने में 73% हायर रेट के साथ यहां पर जो है वो अभी यहां पर अचीव किया है। बैंक है जस्ट चेंज इस अकाउंटिंग जो यहां पर इनका कैलेंडर है जुलाई जून से लेकर अप्रैल मार्च फॉर्मेट में, ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि 9 मंथ का पीरियड मिला जो अभी मैंने आपको यहां पर समझाया। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो थर्सडे को यहां पर रिलीज हुई है। उसमें यहां पर बोला गया कि 63% का जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्सपेंडिचर में, मतलब खर्चा नहीं हो रहा है। तो खर्चा नहीं हो रहा है तो ये क्या है कि एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से सरप्लस अमाउंट जो है वो आपको ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब आप ये कह सकते हैं कि 81 बिलियन पहले यहां पर था, लेकिन अब ये 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो करीब 82 बिलियन जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बाहर से जो ये शेयर वगैरह खरीदते हैं जिसको हम इक्विटी यहां पर कहते हैं ना, शेयर वगैरह अलग अलग कंपनीज में खरीदते हैं बाहर के जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो चीजें यहां पर बढ़ी हुई हैं। तो करीब $82 बिलियन
आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिला है। और उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एफडीआई इक्विटी जो है ये भी राइज हुई है 90%। इक्विटी मतलब जो शेयर वगैरह हम खरीदते हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब हमारे देश में जो एफडीआई है ये सबसे ज्यादा कहां से आ रही है, तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है यूएस, तीसरे नंबर पर है मॉरिशस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर आपके एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर मॉरिशस। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है एफडीआई की, वो सऊदी अरेबिया के केस में देखने को मिली है। पहले 2019-20 में अगर आप देखोगे तो 90 मिलियन यहां पर जो है वो एफडीआई आता था सऊदी अरेबिया से इंडिया में, लेकिन 2020-21 में हम देखेंगे तो ये करीब 2.8 बिलियन डॉलर जो है वो आपको इंडिया में एफडीआई आता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशन यहां पर इंप्रूव हो रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी यहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, तो पहले नंबर पर गुजरात है 37% करीब, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर कर्नाटका आपको यहां पर देखने को मिला कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई आपको देखने को मिला। अगर हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है ये पहले नंबर पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन वगैरह वाले सेक्टर में सेकंड नंबर पर, और जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिला। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन्वेस्टर कौन कौन है, डेस्टिनेशंस क्या क्या है, टॉप सेक्टर कौन कौन से, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो सरकार को यहां पर क्या है कि पैसों की जरूरत है, ताकि वो लोग यहां पर क्या है कि वैक्सीनेशन वगैरह में थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सके, हेल्थ केयर में डायरेक्ट जो फिजिकल सपोर्ट यहां पर गरीबों को प्रोवाइड करना है उसमें यहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है कुड स्वेल इनसाइड दिस ईयर टू, मतलब कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा चंक है जो सरकार को यहां पर प्रोवाइड किया, और सरकार अगर इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करती है तो यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। इट वुड बिहोव पॉलिसी मेकर टू रिमेंबर दैट सेंट्रल बैंक इज अल्टीमेटली द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू द नेशन एज अ होल। मतलब कि जब भी यहां पर जरूरत होती है, जब कोई मदद यहां पर नहीं करता, उस टाइम पर आरबीआई जो है, ठीक है, वो यहां पर आप एक सहारा बनकर निकलकर सामने आता है और सबकी मदद करता हुआ दिखाई देगा, एंड कैन इल एफर्ट टू लेस देन एडिक्वेटली फंडेड टू मीट एवरी, जो भी यहां पर कंसीवेबल कॉन्टीजेंसी है, जो इमरजेंसी यहां पर निकल के आती है, उस टाइम पर जो है वो आरबीआई मदद करता हुआ दिखाई देता है। तो वही एक सिचुएशन जो है वो अभी आपको यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो आज हमें ये आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करना था, एंड आई होप आपको जो भी मैंने आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके के डाउट से रिलेटेड, और ईमेल से करना है तो ईमेल से भी कर सकते हो, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे तो उसके तहत यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने सेशन यहाँ तक देखा है तो आप मुझे जरूर बता के जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, तो वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।